Hello class 10th, this is Tamanna Dheer and this is my second video for the chapter Federalism. इससे पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिससे ये प्रूव होता है कि इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। एक्चुअली क्या है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन सी? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया को, और स्टेट गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंट करती हैं स्टेट्स को। लेकिन एक थर्ड फॉर्म जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़, ये जो एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है ये बाद में ऐड किया गया था हमारे इंडिया के फेडरल सिस्टम में। अब कैसे कहा जा सकता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है? जैसे कि अभी हमने बात की, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके पास क्या है, उसके पास यूनियन लिस्ट है, उसके पास स्टेट लिस्ट है, उसके पास कंकरेंट लिस्ट है। लेकिन इंडिया में एक और पॉइंट जो इसकी फेडरल प्रैक्टिस को शो करता है, दैट इज़ कि इंडिया में कहीं ना कहीं सेंटर जो गवर्नमेंट है उसके पास क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास क्या है, थोड़ा सा जो रेशियो है पावर का वो ज़्यादा है। जैसे कि हमने क्या बात की थी, इंडिया जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। इंडिया में जो टाइप है वो कैसा है, होल्डिंग टुगेदर है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया में पावर डिस्ट्रीब्यूशन की। सो समवेयर कि इंडिया में जो है इक्वलाइजेशन नहीं है पावर का स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जो रेशियो ऑफ पावर है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है। अब इंडियन स्टेट जो है, जैसे कि हमने बात की कि डिफरेंट पावर है, क्योंकि फॉर्म कौन सा है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का। कुछ जो स्टेट्स हैं वो स्पेशल स्टेटस भी इंजॉय करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था। बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होते थे, स्टेट पर एप्लीकेबल नहीं होते थे। किसके अप्रूवल के बिना? स्टेट असेंबली के अप्रूवल के बिना। अब फॉर एग्जांपल इसका आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर कोई पर्सन परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का, तो उस पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो जम्मू एंड कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर सके, कि वो वहाँ पर कोई लैंड और हाउस जो है परचेज़ कर सके। तो इस तरह की कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो है एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के लिए। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जैसे कि आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर भी क्या है, एक यूनियन टेरेटरी की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो कुछ यूनिट्स थी इंडियन यूनियन की वो क्या करती थी, कुछ पावर जो है इंजॉय करते थे। जैसे कि आप एग्जांपल लगाइए यूटी की, यानी कि हम बात कर रहे हैं यूनियन टेरेटरीज़ की। ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जो कि बहुत स्मॉल हैं और बहुत ही डाइवर्स नेचर के हैं। ये एरियाज़ जो हैं ये मतलब इनको हम एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं रख सकते, और ना ही हम इनको बाकी किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ मर्ज कर सकते हैं। इनकी डाइवर्सिटी जो है इन्हें उनसे अलग करती है। और ऐसी कुछ जो एरियाज़ हैं उनके एग्जांपल है चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली, इंडिया की कैपिटल। तो ये चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली ये है क्या, एक्चुअली में ये हैं यूनियन टेरेटरीज़। इनको जो है यूनियन टेरेटरीज़ कहा गया है। और ये जो यूनियन टेरेटरीज़ हैं इनके पास स्टेट जैसी कोई भी पावर नहीं होती है। और इनको रन कौन करता है? इनको रन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पावर है, स्पेशल पावर है इनको रन करने के लिए, यूनियन टेरेटरीज़ को रन करने के लिए वो किनके पास होती हैं? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। अब ये जो शेयरिंग ऑफ पावर है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसका जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि क्या इन पावर शेयरिंग का जो स्ट्रक्चर है, क्या इस स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है? इफ़ येस देन हाउ, इफ़ नो देन वाई। तो यहाँ पे हमारा आंसर है कि येस, इन पावर शेयरिंग के स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है। लेकिन ये चेंजेस इतने इजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको चेंज कर सकती है या फिर अकेली स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें कोई चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकती है। नो, इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। अब इसके लिए जो है कुछ प्रोसीजर जो है प्रिस्क्राइब किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दो स्टेजेस हैं इस प्रोसीजर में। पहली स्टेज है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारा पार्लियामेंट है, जैसे कि अभी हमने बात की कि वो अपने आप से इस अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकता। बहुत डिफ़िकल्ट है कोई भी चेंज लाना इस पावर शेयरिंग में। लेकिन ये भी चेंज लाया जा सकता है अगर इसे
पास करवाया जाए बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। अगर 2/3 मेजॉरिटी होगी किसके द्वारा? बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की 2/3 मेजॉरिटी किसी डिसीज़न को मिलेगी, तब जाकर जो है वो डिसीज़न जो है इम्प्लाई किया जाएगा इन दिस पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर। अगर कहीं भी कोई भी डिनाई कर जाता है या किसी की कंसेंट नहीं आती है तो ये पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता। सेकंड जो स्टेज है, सेकंड जो रूल है इसको चेंज करने का प्रोसीजर में, वो क्या है? देन इट इज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर। कितना? एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल स्टेट्स, यानी कि एक कंट्री में जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, एटलीस्ट 50% आउट ऑफ देम शुड एक्सेप्ट दैट रूल और दैट डिसीजन। लेजिस्लेचर जो है, एटलीस्ट 50% लेजिस्लेचर जब तक अपना कंसेंट नहीं देंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक वो डिसीजन जो है वो चेंज जो है नहीं लाया जा सकता पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर में। तो पहला क्या है कि बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। नेक्स्ट इज़ कि इसको एक्सेप्ट करना होगा एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स के द्वारा। तो ये जो हैं 2 स्टेप्स हैं। नेक्स्ट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी क्या होती है? कोर्ट। अब जुडिशरी जो है, ऑब्वियसली उसका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मीन्स ये एक हाई लेवल जो है इंजॉय करते हैं इंडिया जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसके रोल की, तो जुडिशरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो है बुक, हमारी मेन बुक, हमारी लॉ बुक, हमारा एवरीथिंग जो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको इम्प्लीमेंट, उसको प्रिस्क्राइब, उसको इंटरप्रेट करने की जो पावर है वो किसके पास है? जुडिशरी के पास है। सेकेंड इज़ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो हैं उनके पास पावर है लॉ मेकिंग की। अगर कोई भी किसी तरह का भी डिस्प्यूट होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पास पावर है डिसीज़न जो है लेने की, डिसीज़न इम्प्लीमेंट करने की। थर्ड इज़ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है रिसोर्सेज को अरेंज करने के। अब रिसोर्सेज से जब मैं बात कर रही हूँ तो एक गवर्नमेंट को रिसोर्सेज किस फॉर्म में चाहिए? एक स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कंट्री को, किसी भी स्टेट को रन करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब वो पैसा जो है वो कैसे रेज़ किया जा सकता है? ऐसा तो है नहीं कि यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद से कुछ पैसा देती हैं, नो। ये जो पैसा है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता से ही कलेक्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है पावर है टू रेज रिसोर्सेज बाय लिवाइंग टैक्सेस। वो इम्प्लीमेंट करते हैं टैक्स। किसके क्यों किया जाता है? ताकि गवर्नमेंट जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि उन्हें असाइन की गई हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भली भांति जो है अच्छे से जो है फुलफ़िल कर सके अलॉन्ग विद सोशल वेलफेयर। तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। तो यहाँ पे हमने रोल ऑफ जुडिशरी की बात की है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। फेडरलिज्म जो है एक्चुअली इसको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। अब अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो एक फेडरलिज्म के सक्सेस रेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। अगर फेडरल एक्सपेरिमेंट इंडिया में सक्सीड हुआ है तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इसको सपोर्ट कर रही थी, बल्कि इंडिया में जो सक्सेस रेट है फेडरलिज्म का उसे सपोर्ट किया है यहाँ के डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। हमारी कंट्री में क्या है? हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है और यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है उसका नेचर क्या है? डेमोक्रेटिक है। इसमें क्या होता है कि जो स्पिरिट है फेडरलिज्म का उसको क्या अलाइव कर रखा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि हर किसी की अपनी एक डिज़ायर है, हर किसी की अपनी एक विश है। दे वांट टू लिव टुगेदर, दे वांट टू बिकम द शेयर्ड आइडल्स। यहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी है, स्टिल हमारी कंट्री क्या मानी जाती है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी का लीडिंग एग्जाम्पल मानी जाती है। तो बहुत सारे जो वेज़ हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं फेडरलिज्म के सक्सेस के पीछे इंडिया में। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ मेजर पॉइंट्स की जिनकी वजह से फेडरलिज्म जो है वो इतना ज़्यादा क्या है हमारी कंट्री में स्मूथली जो है एग्जीक्यूट हो पा रहा है, रन कर पा रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो है हमारा पॉइंट है दैट इज़ द लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएशन
किसका, स्टेट्स का, किसके बेस पर, लैंग्वेजेस के बेस पर। ये एक बहुत ही मेजर टेस्ट था हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए, बहुत ही मेजर टेस्ट, क्योंकि इसके अंडर क्या होना था, इंडिया में क्रिएशन होना था लिंग्विस्टिक स्टेट्स का। अब अगर आप बात करें, आपने पॉलिटिकल मैप देखा हो इंडिया का, तो इसकी जो डेमोक्रेसी की स्टोरी है वो कहाँ से शुरू हो रही है, 1947 से। अब 1947 से आज तक का मैप अगर आप कंसीडर करेंगे तो आपको बहुत सारे जो हैं चेंजेस मिलेंगे। बहुत सारी पुरानी स्टेट्स जो है उनको वैनिश कर दिया गया है, बहुत सारी जो न्यू स्टेट्स हैं उनको क्रिएट कर दिया गया है, एरियाज़, बाउंड्री, नेम जो हैं वो चेंज कर दिए गए हैं स्टेट्स के, और ये एश्योर किया गया है कि जो लोग सेम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेट में रहें। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 1947 में जो है बहुत सारी जो बाउंड्रीज़ हैं, बहुत सारी पुरानी स्टेट्स ऑफ इंडिया जो थी उनकी बाउंड्रीज़ को चेंज कर दिया गया था और नई स्टेट्स बना दी गई थी। अब मुद्दा क्या था, पर्पस था, ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो लोग सेम लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं उनकी स्टेट भी क्या हो जाए, सेम हो जाए। जो डाइवर्सिटी है उसको बहुत रिस्पेक्टफुली जो है सेपरेट किया गया था। कुछ स्टेट जो हैं वो सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनाई गई थी, कुछ ऐसी भी स्टेट्स थी जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, कुछ ऐसी भी स्टेट्स थी जिनको लैंग्वेज के बेस पे अलग ना करके बल्कि उनके लिए जो बेसिस रखे गए थे वो रखे गए थे डिफरेंसेस इन देयर कल्चर, एथनिसिटी एंड जियोग्राफी। इन एलिमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए जो है भी कुछ स्टेट्स जो हैं सेपरेट की गई थी। अब क्या हुआ था उस पॉइंट पे कि डाइवर्जन हो रहा था, स्टेट जो है बट रही थी, लैंग्वेज बेस पर अलग अलग हो रही थी, तो ऑब्वियसली ये एक एक्सपेरिमेंट था। डिमांड जो है स्टेट फॉर्मेशन का वो क्या हो रहा था, लैंग्वेज के बेस पे बढ़ रहा था। जो लोग हैं वो इसे बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपोजिशन में थी, वो इस फैसले के हक में नहीं थी, क्योंकि उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि लिंग्विस्टिक स्टेट जो हैं, ये जो हम डिवीज़न कर रहे हैं वो क्या होगा, एक्चुअली ये जो आई एम सॉरी इसका जो डर था ये नेशनल लीडर्स का था। इसको उल्टा बाद में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेजिस्ट किया था और प्रिजर्व करके इसे रेज किया था। तो लीडर्स के माइंड में ये डर था कि कहीं ना कहीं ये जो हम स्टेट सेपरेट कर रहे हैं इसकी वजह से क्या होगी, कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, डिवीज़न हो जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अपोज किया इस लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, क्योंकि पुराने टाइम में नेशनल लीडर्स किसका पार्ट थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का। उनका क्या था, डोमिनेशन था, एक पार्टी का डोमिनेशन बहुत टाइम तक रहा है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उन्होंने हैप्पीली इसको क्या किया, बाद में एक्सेप्ट कर लिया। अब उल्टा क्या हुआ कि ये जो एक्सपेरिमेंट था इसने एक्चुअली जो है इंडिया को डिवाइड करने की जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। इसने कंट्री को और भी ज़्यादा क्या कर दिया, मोर यूनाइटेड, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और भी ज़्यादा क्या हो गया था, ईजी हो गया था। अब कंट्री को मैनेज करना जो है बहुत ईजी हो गया था, मैकेनिज़्म जो है बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया था। नेक्स्ट जो मेजर स्टेप लिया गया था दैट वाज द लैंग्वेज पॉलिसी। अब ये सेकंड टेस्ट था इंडियन फेडरेशन को टेस्ट करने का और उसका नाम था लैंग्वेज पॉलिसी। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहते हैं, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देता। दोबारा कह रही हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा जो है किसी भी लैंग्वेज को नहीं देता। कोई भी स्टेटस जो है किसी भी लैंग्वेज को नहीं दिया गया है एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। नो लैंग्वेज एंटाइटल्ड एज नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा माना जाता है। आपको बहुत सारे लोगों ने कहा भी होगा कि हिंदी जो है इंडिया की, भारत की नेशनल लैंग्वेज है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। येस, हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बट नॉट नेशनल लैंग्वेज। हिंदी जो है ऑलमोस्ट मदर टंग है 40% इंडियंस की। ध्यान दीजिए, 40% इंडियंस जो हैं वो हिंदी को एज अ मदर टंग यूज़ करते हैं, बट स्टिल 60% मेजॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करता है। अब ये ज़रूरी था कि दूसरी लैंग्वेजेस को भी क्या किया जाए, सेफगार्ड किया जाए, उन्हें भी प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि हिंदी के अलावा हमारे यहाँ पर, हमारी कंट्री में 21 अदर लैंग्वेजेस भी प्रेजेंट थी। इनको क्या कहा जाता है, इनको स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कैंडिडेट है जो कि एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पोजीशन के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि वो एग्ज़ाम सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में होगा, नहीं, इवन वो एग्ज़ाम जो है वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी इन स्केड्यूल्ड लैंग्वेज में अटैम्प्ट कर सकता है।
तो ये जो है ये काइंड ऑफ एक तरह से एक ये रिस्पेक्ट है, ये एक तरह से एक बैलेंस है जहाँ पर सभी लैंग्वेजेस को जो है एक इक्वल दर्जा दिया जाता है, उनकी इम्पोर्टेंस को समझा जाता है। हर स्टेट की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट के काम हैं, सबसे पहले क्या होते थे, पहले जो है इंग्लिश में होते थे। अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल काम हैं वो उनकी कंसर्न स्टेट की अपनी ऑफिशियल या अपनी रीजनल लैंग्वेज में गवर्नमेंट्स कैरी कर रही हैं बिना किसी ऑब्जेक्शन के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं कंट्री को ऐसी सिचुएशन में इंडल्ज होने पर जहाँ पे कंट्री जो है डाइवर्ट हो, जहाँ पर कंट्री में जो है डिवीज़न आने का कोई भी चांस हो। इसका एक एग्जांपल की हम यहाँ पर बात करेंगे। श्रीलंका में क्या हुआ था, सिन्हालाज ने इम्पोज कर दिया था, सिन्हाला लैंग्वेज को ज़बरदस्ती उन्होंने की थी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे लीडर्स जो हैं वो बहुत ही एक अच्छा एटीट्यूड, एक बहुत ही कंसर्न्ड एटीट्यूड जो है यूज़ कर रहे हैं इन स्प्रेडिंग द यूज़ ऑफ हिंदी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश का यूज़ है वो पहले था ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, अप टू मतलब 1965 जितने भी ऑफिशियल पर्पज़ के काम थे वो होते थे इंग्लिश लैंग्वेज में। बट ये सब जो हैं ये ख़त्म हो गए थे और स्टॉप हो गए थे इन द ईयर 1965। बहुत सारी जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थी उन्होंने जो है ये डिमांड की उसके बाद कि इंग्लिश को जो है कंटिन्यू किया जाए, ताकि जितने भी ऑफिशियल पर्पज़ के काम जो हैं वो इंग्लिश में हो सके। अब फॉर एग्जांपल तमिलनाडु जो है इसमें क्या हुआ था, ये जो मूवमेंट है इंग्लिश को कंटिन्यू करवाने का, इसने एक बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट फॉर्म ले लिया था। फिर क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही रैशनली, बहुत ही वाइजली जो है एग्री किया, अपनी कंसेंट दी कि ठीक है आप लोग जो हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ करिए अपने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए। हालांकि उस टाइम पे बहुत सारे क्रिटिक्स को ये लगता था कि ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन बढ़िया नहीं है, ये इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट को क्या करेगा, फेवर करेगा और हमारी हिंदी को डैमेज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंदी जो है उसका जो एक प्रमोशन है आज भी गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है कि उसको जो है ऑफिशियल पॉलिसीज़ के लिए अडॉप्ट किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है इम्पोज़ करेगी, ज़बरदस्ती जो है हिंदी को इम्पोज़ करेगी उन स्टेट्स के ऊपर जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है, जहाँ पर लोग एक डिफरेंट लैंग्वेज में बात करते हैं, जिन लोगों को हिंदी नहीं आती। बल्कि एक फ्लेक्सिबिलिटी शो की गई इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा कि आप अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस के साथ अपना अपना काम जो है बेटर वे में करिए। और ये जो स्टेप है इसने हमारी कंट्री को एक ऐसी सिचुएशन में फंसने से बचा लिया जैसे कि श्रीलंका ने किया था, जैसे कि उसकी इकोनॉमी को जो है एक बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था, एक बहुत ही ज़्यादा ड्रॉबैक हुआ था। थर्ड जो है हमारा वे, उसकी हम बात करेंगे, दैट वाज सेंटर स्टेट रिलेशंस। देखिए अब रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी सेंटर स्टेट रिलेशन में और क्या हो रहा था, इसने फेडरलिज्म को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था। पहले क्या होता था, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स जो हैं जिसमें जो है शेयरिंग किया जाता था, उसमें क्या होता था, जैसे कि अब पुरानी बात करेंगे हम पहले की शुरुआत में क्या था, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमारे कंट्री में एक रूलिंग पार्टी थी, बहुत टाइम तक उसने हमारी कंट्री को डोमिनेट भी किया था। तो उस टाइम पे क्या होता था, पहले शेयरिंग ऑफ पावर डिपेंड करता था रूलिंग पार्टी और लीडर्स पे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत हद तक जो है डिपेंड करता था कि रूलिंग पार्टी और लीडर्स जो हैं वो कैसे इन अरेंजमेंट्स को फॉलो करते हैं। इवन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जो है एक ही पार्टी ने रूल भी किया, बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह से अपने राइट को इंडिपेंडेंटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा था, वो मिसयूज़ कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि उनके हाथ में पावर थी, डोमिनेट कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज़ करके पार्टीज़ को डिसमिस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म जो है वो वीक पड़ता जा रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था। क्या होता था, रूलिंग पार्टी जो है और मतलब जो सेंटर गवर्नमेंट है वो डिफरेंट होती थी और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट क्या होती थी, डिफरेंट होती थी। तो अब जो सेंटर में जो पावर होती थी, सेंटर की जो गवर्नमेंट होती थी, वो यूजुअली क्या करती थी, स्टेट पावर्स को अंडरमाइन, डोमिनेट करने की कोशिश करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है फिर क्या तरीका अपनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज़ करने का, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देने का। क्यों? क्योंकि सेंटर पर पार्टी अलग है, स्टेट पर कौन है, राइवल पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टी है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, एक ऑपोजिशन चल रहा था, एक खुला जो है राइवलरी चल रही थी। फेडरलिज्म जो है क्या हो रहा था, उसका जो स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं लो पड़ता जा रहा था। फिर क्या हुआ, फिर फाइनली इन द ईयर 1990 बहुत सारी
रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं फॉर्म कर दी गई, यानी कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से मेरा मतलब है स्टेट पार्टीज़ जो हैं फॉर्म कर दी गई। अब ये क्या हो रहा था, इस पीरियड में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइज़ हो रहा था। अब क्या हो गया था, एक एरा शुरू हो गया था। ये जो है एक शुरुआत थी एक ऐसे टाइम की जो कोएलिशन गवर्नमेंट का था। मीनिंग जो है आप ब्रैकेट में पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ इन अलायंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी लोकसभा में, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया जी, नेशनल पार्टीज़ ने अलायंस करना शुरू कर दिया, अपने आप को जोड़ना शुरू कर दिया बाकी सारी पार्टीज़ के साथ, जिसमें जो है काफ़ी सारी रीजनल पार्टीज़ भी थी। अब होगा क्या जी, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की में एक रीजनल पार्टी है जो एक आउटसाइड पार्टी के बारे में नहीं जानती, तो उन्होंने क्या किया, उस न्यू पार्टी ने रीजनल पार्टी जिसकी एक छाप है, जिसका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है उत्तर प्रदेश के लोगों पर, उसके साथ अलायंस कर लिया, उसके साथ अपने आप को मर्ज कर लिया। अब चांसेस ऑफ विक्ट्री क्या है, बढ़ गए। इसी तरह उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना रेशियो ऑफ पावर जो है बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसी कोई भी पार्टी नहीं थी, मतलब एक जो ऑपोजिशन में पार्टी थी, जो रूलिंग पार्टी थी, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और डोमिनेंट थी, तो कोई भी पार्टी उनके अगेंस्ट नहीं जीत पा रही थी। इसकी वजह से पार्टीज़ ने क्या किया, अलायंस किया, दे केम टुगेदर टू फॉर्म द अलायंस। न्यू फॉर्म हुआ पावर शेयरिंग का। अब उसकी वजह से क्या हो गया, एक नया कल्चर जो है पावर शेयरिंग का स्टार्ट हो गया, और ऑटोनॉमी जो है, स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस जो है, सडनली उसको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई। ये जो है ये जो ट्रेंड है, इसे सपोर्ट किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। एंड इसके लिए क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक जजमेंट दे दिया जी, स्टेट गवर्नमेंट्स क्या रहेंगी, स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट रहेगी, इनके काम में किसी भी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। अब क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो मुश्किल होगी, क्योंकि अब वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस ही नहीं कर पा रहे थे, ना ही उनकी जो पावर्स थी वो उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे थे, किसके ऊपर, स्टेट पार्टीज़ के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कर दिया गया था। इस तरह क्या हो रहा था, फेडरल पावर शेयरिंग जो है वो इफ़ेक्टिव बन रही थी। और आज अगर हम बात करें इंडिया की पावर शेयरिंग की, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया था, अगर हम उस टाइम को कंपेयर करें आज के टाइम से, तो आज जो है फेडरलिज्म का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, फॉर this lecture. We will continue our next topic in our next video. Thank you everyone. Stay tuned.